हेलो स्टूडेंट्स, नया टॉपिक है आपका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान आपको अभी ये आपका फर्स्ट चैप्टर है संस्कृत का, और आपको हिंदी ग्रामर में भी ये चैप्टर आया है। आज नहीं, कल ही आपको शायद होमवर्क आया था इसका। वर्ण विचार और उच्चारण स्थान दोनों चैप्टर बिल्कुल सेम हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको समझ में हो सकता है आ भी गया हो, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियोस को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट आपका है, देखिए क्या उच्चारण स्थान की डेफिनेशन है। वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है अथवा मुख के जिस भाग को स्पर्श करके वायु बाहर निकलती है, उसे उस स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, आप कोई भी लेटर को जब बोलते हैं मुंह से, तो वो हमारे मुंह के जिस पार्ट को, जिस भाग को छूती है, स्पर्श करती है यानी कि छूती है, तो उस स्थान को हम उसी वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। सिंपल, जैसे कि आपको यहाँ ये सब हम जो भी लेटर बोलते हैं, क ख ग अ आ, जो भी हैं स्वर हैं या व्यंजन हैं, सबके ये उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से हो सकते हैं हमारे मुंह के किस किस भाग से। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इनको समझिए ये क्या है। एक तो वर्ण का उत्पत्ति स्थान, ये सिंपल लैंग्वेज में है, और स्थान जन्य वर्ण का नाम, यानी कि संस्कृत में अगर हमें कोई भी आंसर देना होता है तो हम डायरेक्ट कंठ ना लिखकर कंठ्य, तालु ना लिखकर तालव्य, मूर्धा मूर्धन्य, ऐसा होता है। कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो कंठ का मतलब होता है गला। आपने इसको सिंपल हम नीलकंठ बोलते हैं, किसको? शिव जी को नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, अर्थात कंठ यानी कि गला। तो कंठ यानी कि गले से हम जो भी वर्ण या लेटर उच्चारित करते हैं, तो उन सब का स्थान कंठ है। तो अ आ, जब मैंने अ और आ बोला तो लेटर डायरेक्ट गले से आ रहे हैं, उसका हमारी मुंह में या हमारी टंग जो है वो किसी भी पार्ट को टच नहीं कर रही है। आप बोल कर देख सकते हैं तो आपको क्लियर होगा। और देखिए, एक चीज़ और है, अब अगर क गले से निकल रहा है ना, तो क के बाकी के चार जो हैं, अगर आपको क ख ग प्रॉपर आता है, जैसा कि हमने लास्ट ये टेबल हमको आनी चाहिए, क ख ग घ ण च छ ज ज ण ट ठ, ये सब हमारी क्या है, लाइन से हैं ये। तो अगर आप याद नहीं रख सकते हर लेटर को बोल कर देखना, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि क से लेकर म तक जिसको परफेक्ट आता है तो वो भूलेगा ही नहीं। क जहाँ से निकला है बाकी के चार भी वहीं से निकलेंगे। तो आप क को प्रोनाउंस करें, क तो भी डायरेक्ट गले से आ रही है, ख ग घ और ण। अंतस्थ हमारे चार हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था, य र ल व अलग अलग हैं। ऊष्म भी हमारे चार होते हैं, ह श स। अयोग व दो ही होते हैं, विसर्ग और अनुस्वार। ठीक है, और ये हमारे सारे क्या हैं, स्पर्श। आप इसको यहाँ हेडिंग स्पर्श भी दे सकते हैं, इन्होंने हो सकता है देना भूल गए हैं। और ये सारे हमारे क्या हैं, स्वर हैं। तो इन्होंने एक अलग से टेबल को अलग अलग किया हुआ है। स्पर्श के कहाँ से निकलते हैं, स्वर के, अंतस्थ, ऊष्म और अयोग्य। अब कंठ के अंदर क्या है, ह। अगर मैं ह बोलती हूँ तो आवाज़ डायरेक्ट गले से आ रही है। और जो विसर्ग है, हमको विसर्ग नहीं बोलना है। विसर्ग जिस भी लेटर के पीछे लगी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको यहाँ दिया हुआ है, राम वर्ड दिया है, राम के पीछे विसर्ग है, तो विसर्ग जो होता है प्रोनाउंसिएशन में ह की साउंड निकालता है। तो मैं इसको बोलूँगी रामः, तो ये भी ह की साउंड है, तो यानी कि विसर्ग और ह एक ही लाइन में चलेंगे। अगला है हमारा तालु। अब तालु किसको कहते हैं, आप ई बोल कर देखिए। ई हमारे जो गम्स होते हैं, ठीक है, दांतों के बाजू वाला पार्ट होता है गम्स। ई, बड़ी ई बोलो या छोटी, सेम ही साउंड है। च हमारे दांत आगे वाले जो हैं उसके ऊपर गम्स पर टच हो रहा है, तो च छ जो सब एक साथ जाएंगे। क्लियर? य तो भी हमारे गम्स टच हुए। अब श, ये दो जो श होते हैं प्रोनाउंसिएशन वैसे लगभग सेम होता है, लेकिन फिर भी ये आप याद रखिएगा, श। ठीक है, अगला है मूर्धा। मूर्धा का मतलब होता है, संस्कृत में मूर्धा को टॉप बोलते हैं, सबसे ऊपर, टॉप पर।
तो यानी कि हमारे, आप एक बार बोल कर देखिए, ट, आपकी टंग ऊपर टच हो गई है, ट, तो यानी कि टॉप पर। तो री, री, ट, ठ, ढ, हमारी टंग हर बार ऊपर टच हो रही है। र, ऊपर टच हो रही है। श, ये दूसरे वाला श है जिसमें रगड़ निकलती है एक्चुअली, ये डिफरेंस होता है दोनों में। फिर आती है बात दंत की। दंत सिंपल है, यानी कि दांत टच होते हैं। लिरी, लिरी, हमारी टंग जो है दांतों को टच हो गई। त, थ, द, ध, न, दांतों को टच हो रहा है, सिंपल। ल और लिरी सेम है। री और र भी सेम सेम चलते हैं ऑलवेज। स, क्लियर। ओष्ठ मीन्स होता है लिप्स, होंठ, संस्कृत में उन्हें हम होंठ कहते हैं। ऊ, लिप्स आपस में टच हो गए। प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म, ये सारे के सारे लिप्स टच होते हैं। अब बारी आती है नासिका। नासिका यानी कि जो लेटर नाक से निकलते हैं। तो इधर आप नोटिस कर रहे होंगे हर वर्ग का, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग, पांचों वर्ग का जो पांचवा लेटर है, ठीक है, वो सब के सब कहाँ आते हैं, नासिका में भी आते हैं। आप देख रहे हैं ये पांचों लेटर इनमें भी रहेंगे, इनके खुद खुद के वर्ग में भी रहते हैं और ये नासिका में भी रहते हैं। और अनुस्वार यानी कि वही बिंदी, जैसे कि न और म, जिसकी भी आती है, आप कोई भी लेटर लें, चंचल, ठंड, ऊपर डॉट लगाते हैं और सारे वो यही लेटर्स होते हैं। क्लियर। यानी कि जो नाक से निकले ये पांच। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि न जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप दंत लिखें तो भी रॉन्ग नहीं है, नासिका लिखें तो भी रॉन्ग नहीं है। क्लियर। और आप दंत, नासिका, च दोनों का लिख देंगे तो भी रॉन्ग नहीं है। क्लियर। फिर बारी आती है कंठ और तालु, दोनों साथ में, यानी कि गले से भी निकले और साथ में तालु भी टच हो जाए, गम्स भी टच हो जाए। तो ए, हम गले से भी आवाज़ निकाल रहे हैं और हमारे गम्स भी टच हो रहे हैं, तो दोनों ए में भी सेम साउंड। कंठ ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ यानी कि गला और ओष्ठ यानी कि होंठ, इसमें गले से भी आवाज़ निकले और लिप्स भी टच हो जाएं, तो ओ औ, गले से भी आ रही है और लिप्स भी टच हो रहे हैं। क्लियर। दंतोष्ठ, दांत और होंठ दोनों टच हो जाएं तो है व। क्लियर। दांत हमारे लिप्स से टच हो गए। अच्छा, इन दोनों के लिए मैं आपको एक और क्लू भी देती हूँ। आपने नोटिस किया होगा, संधि भी आया होगा आपको लास्ट ईयर, स्वर संधि आपने सीखा होगा कि देखिए कंठ और तालु है, कंठ में स्वर क्या है, अ और आ, तालु में है ई और ई। जब आप स्वर संधि करते हैं अ या आ के साथ जब ई मिलती है तो ए बनता है, संधि का रूल है ये। तो यहाँ आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि कंठ तालु में अ और आ के साथ जब ई लगती है तो ए बनता है। कंठोष्ठ, कंठ और होंठ, तो अ या आ के साथ स्वर संधि में जब ऊ लगाते हैं हम तो भी ओ बनता है। तो ऐसे भी आपको याद रह सकता है, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये टेबल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये इनको रट्टा मारने से बेटर है आप इनको बोल कर देखें और इन सब के खाली मतलब याद रखें, क से लेकर म तक। ये आपको अगर लाइन वाइज आता है तो आपको पहला लेटर बस बोल कर देखना है, बाकी सब तो इजीली आपको लर्न हो ही जाएंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई है तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।